नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान सरकार ने लगता है काम करना अब शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री की चुनावी यात्राएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और वो पश्चिम बंगाल और झारखंड की यात्रा पर हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य सचिव ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को लेकर एक बैठक की और उसमें कहा गया कि कैसे सरकार को खर्चों पर रोक लगानी है, अफसरों पर कैसे नकेल कसनी है, कैसे पूरे तंत्र में जो रिसोर्सेज है उसका, संसाधनों का सदुपयोग करना है और दुरुपयोग को रोकना है। इसमें बूके देने से लेकर तमाम जो आभा मंडल दिखाने के लिए और जो जिस तरह का मितव्ययता कैसी लाई जाए, इसको लेकर सरकार की जो एक मुख्य सचिव ने कोशिश की है अपनी मीटिंग में कम से कम, और उसका जो उसकी जो मेमोरेंडम रिलीज हुआ है उसमें जिस तरह से कहा गया है कि सरकार अब किस तरह खर्चों पर लगाम लगाएगी, किस तरह से सरकारी अफसर जब टूर पर जाएंगे, अपने सरकार के टूर पर जाएंगे तो सरकारी भवनों में ही रुकेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है या इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या सरकारी भवनों का उद्धार होगा, पुनरुद्धार होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा केंद्र है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी 50 जो प्रॉपर्टीज हैं, भवन हैं, वो खंडर है, बंद पड़े हैं। और 28 अभी जो कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं, फंक्शन में है, उनकी भी हालत बहुत ही नाजुक है। ये सिर्फ आरटीडीसी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में प्रदेश के संसाधनों का सदुपयोग करने की जो कोशिश सीएस की है, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत की, उसमें वो कितने सफल होंगे ये तो दूरगामी प्रश्न है, क्योंकि आज तो बात हुई है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये कि वो कैसे इसे मुमकिन बनाएंगे, इसके लिए रोड मैप किस तरह का काम में लेंगे, किस तरह अफसरों को इसमें शामिल करेंगे, उनकी सहभागिता बढ़ाएंगे और कितना वो कर पाएंगे। सवाल मंशा का है, मंशा उनकी ठीक लगती है। अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस मंशा के साथ एग्जीक्यूशन किस तरह वो कर पाते हैं। हमारे साथ रवि कुमार सिकदर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, अटल खंडेलवाल बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार उदयपुर से। उदयपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म का केंद्र है और बड़ा संभागीय मुख्यालय है। राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से, वो भी एक संभागीय मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। और रामकिशोर पारिक हैं जो कि आरटीडीसी यूनियन है उसके नेता हैं। उनसे भी हमने जोड़ने की कोशिश की ताकि समझ सके दरअसल कि ये जो प्रयास का जो संकेत है, इससे क्या हासिल कब तक होगा। राजीव तिवारी जी, मंशा मंशा कैसी दिख रही है आपको? जिसकी मैं सॉरी आपको मैं सुन नहीं पाया था अभी पूरा कंप्लीट राजीव कीजिए। तिवारी जी, मुख्य सचिव ने एक बैठक करके अधिकारियों के साथ ये कहा है कि वो कैसे सरकार के खर्चों पर, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएंगे। अफसरों को अनुशासन में लाने के लिए उन्होंने कहा है कि आपको बूके नहीं लेना है, आपको संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। आप जब ट्रैवल पर हैं, टूर पर हैं, तो आप सरकारी भवनों में रहेंगे, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, आप सरकारी भवनों में ही इस तरह के हॉल ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि सरकार का पैसा सरकार के पास ही रहे। कहने का मतलब बड़े बड़े 5 स्टार बिल्कुल होटल्स में मितव्ययता का ऐसे हर सरकार जब नई बनती है तो ये मितव्ययता के जो सरकारी खर्चों में कटौती के और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, शुरुआत में सब जगह ये अधिकारियों को और नीचे तक लेवल पे ये संदेश दिया जाता है कि अब आप मीटिंग्स करेंगे तो उसमें कोई बहुत ही किसी होटल से या उससे कोई बहुत ज़्यादा नाश्ता या वो नहीं आएगा, सिंपल चाय बिस्कुट आएगी। या आप ट्रैवल करेंगे तो कोई प्लेन में ट्रैवल नहीं करेगा, वो सरकारी बसों में या जो रोडवेज की बस है या ट्रेन में सफ़र करेंगे, और वो जो भी उनके हिसाब से होता है। लेकिन ये कितना लागू हो पाता है इस पर हर समय संशय बना रहता है, क्योंकि अधिकारी हैं, इनको शुरू से आदत पड़ी होती है लग्जरी लाइफ जीने की, तो वो उस पर कैसे काबू हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है इसमें। कि सुधांशु पंत जी जब से मुख्य सचिव बने हैं, उन्होंने बहुत सारे औचक निरीक्षण भी किए हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के वहाँ पे फाइलें भी खंगाली हैं, दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन क्या वो सारी चीज़ें उनके दौरों के बावजूद वहाँ पर स्थितियाँ सुधर गई हैं?
हो सकता है 25-40% चीज़ों में सुधार आया हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सुधरी है, क्योंकि उन्होंने कुछ जगहों पर, जैसे रोडवेज में दोबारा जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया तो उन्होंने दोबारा उनको फिर दिशा निर्देश देने पड़े थे। ऐसे ही मेडिकल डिपार्टमेंट में, ऐसे दूसरे में उनको देने पड़े थे। और आप देखिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट का तो अभी तक सारा ये जो अव्यवस्थाएं हैं, उनका जो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कवायद से, जब तक कि ऊपर के लेवल पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई लाल बत्ती पे हमारे लिए गाड़ी, ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, हम जब भी गुजरेंगे तो ट्रैफिक कहीं भी उसमें रोका ना जाए और हम सामान्य नागरिक की तरह वहां जाएंगे। तो इस तरीके के अगर सभी लोगों में ये चीज आए, तब देखना होगा कि हाँ कुछ सुधार दिख रहा है। तो ये अभी तो निर्णय हुआ है, 2-4-6 महीने में इसमें कैसे, अभी तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता है ये, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तो सफलता जगदीश या शर्मा जी, सुधार। राजीव तिवारी जी जो कह रहे हैं कि हर सरकार जब आती है तो कुछ इस तरह की रूटीन बातें होती हैं, जगदीश जी इसे सिर्फ रूटीन का हिस्सा ही समझ लेना काफी है, समझ लेना चाहिए? जगदीश जी ने तो बहुत सारी सरकारों में ये सारी चीजें, क्योंकि रेगुलर सचिवालय का और मंत्रालयों की विजिट रहती थी आपकी, तो क्योंकि फील्ड में रहते थे, तो इनको ज्यादा इसका अनुभव होगा कि इससे कितना सुधार हो पाया। देखिए मीना जी, ये एक रेगुलर ऑनगोइंग सिस्टम है। रेगुलर जो है, गाड़ी धीमे धीमे हवा कम हो जाती है, फिर उसमें भरनी पड़ती है, फिर गाड़ी ठीक चलती है। ये वैसे ही ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। ब्यूरोक्रेसी में जब आप थोड़ा सा पेज को कसेंगे तो वो थोड़ा ठीक चलेगी, कुछ दिन चलेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा धीमे हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये मैन टू मैन वरी करता है आदमी की नेचर के ऊपर। मैंने देखा है बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे रहे हैं या रहते हैं जो अपने काम को निश्चित निश्चित तरीके से और टू द मार्क लेवल पर तक करके, और उसके बाद ही संतोष पड़ता है। चाहे रात को 8 बजे तक उनको सेक्रेटरीट में बैठना पड़ा हो अपने दफ्तर में, चाहे 9 बजे तक बैठना पड़ा हो, ऐसा होता है। ये मैन टू मैन वरी करता है। अब अगर मान लीजिए कि चीफ सेक्रेटरी जाकर, ये भी फिनोमेना नया है, चीफ सेक्रेटरी इस तरीके से ऑफिस में जाके विजिट नहीं करते और उनके कामकाज को अचानक जाके वो नहीं करते। पहले जीएडी का काम होता था, जीएडी और डीओपी दोनों मिलकर करते थे। तो अब लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने खुद अपनी पावर को थोड़ा सा यूज करना शुरू किया है। अब कितना होगा मेरे समझ में, मैं भी राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि कितना होता है ये देखने की बात होगी। इसको सर्टेन कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा होना ही होना है। ये जो है डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट उस तरीके से वेरी करेगा। तो राकेश वशिष्ठ जी, ये जितनी बातें हुई हैं सरकार के खर्चों को कम करने की और सरकार के अफसरों को अनुशासन में लाने की, इसमें 2-3-4 बातें कि सरकार के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो कोई कैंपेन लॉन्च करनी हो, चाहे वो शिविर लगाना हो, तो वो उस तरह के कार्यक्रम सरकारी भवनों में होंगे। एक कहा है कि टूर पे बहुत बड़ी संख्या में सरकार के अफसर रहते हैं, तो जब टूर पे आप जाएंगे तो आप कैसे सरकारी भवनों में रहेंगे। अब क्योंकि भरतपुर एक संभाग है, संभागीय मुख्यालय पर जिस तरह से अफसरों का आना जाना लगा रहता है, हर संभागीय मुख्यालय पे अच्छे 5 स्टार, हर नहीं तो कम से कम प्रमुख संभागीय मुख्यालय जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, यहाँ पर 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार होटल्स का जिस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। और उसके बाद ये सिर्फ होटल एक बार अफसर के आने और रहने तक का सिलसिला नहीं है, उसके बाद बड़े प्रोग्राम भी वहीं हो रहे हैं। हम क्यों संभागीय मुख्यालयों की बात करें, पार्टी के बड़े कार्यक्रम ली मेरिडियन और रेडिसन और तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें खुद जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम जितनी बातें बैठकें जो होती हैं, तो 5 स्टार कल्चर तो
पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी ने भी अडॉप्ट कर लिया और बहुत लंबे समय से कर चुकी है। अब सवाल ये है कि ये जो आदेश, क्योंकि भरतपुर से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, ये जो आदेश है इसकी पालना अगर होती है तो हम हर संभाग में ऐसी सरकारी भवनों की खंडर स्थिति को देखते हैं। क्या उसमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश बनती है इस तरह की बातों से? देखिए मीना जी, मैं तिवारी जी और जगदीश जी की दोनों की बातों से काफ़ी कुछ सहमत हूँ। तो शुरू में जो भी सरकार आती है तो इसी तरह की घोषणाएं करती है और लगता है कि कुछ अच्छे काम करेगी, लेकिन हमको नई सरकार है और जिस तरीके से अपने चीफ सेक्रेटरी और अपने मुख्यमंत्री काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमको थोड़ा आशावादी रहने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि फिजूल खर्ची बहुत होती है। खंडर भवन भी नहीं है, अपने यहाँ जो सर्किट हाउस है, पुलिस अन्वेषण भवन है, बड़े आलीशान अच्छे हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी जो आते हैं, आपके सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ जो जाएंगे, वो जनरली इनमें रुकना पसंद नहीं करते। जो यहाँ के जो बेहतरीन होटल्स हैं उनमें रुकने का प्रयास करते हैं। पहले एक फॉरेस्ट लॉज हुआ करता था ITDC का, उसमें रुकते थे, या और अब तो भरतपुर में भी काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं, उसमें रुकते हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और अधिकारी खासतौर से चीफ सेक्रेटरी चाहें तो इसको आराम से क्रियान्वित किया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सन 90 के दशक में 90 में कपिल गर्ग यहाँ के पुलिस अधीक्षक थे, बड़े नामचीन थे, बड़े सख्त और ईमानदार थे, और बड़ा मैं तो बड़ा प्रशंसक था उनकी कार्यप्रणाली से। उन्होंने जिस दिन ज्वाइन किया स्थिति देखी तो भरतपुर में डग्गेमारी बसें बहुत चलती थी, अवैध वाहनों की भरमार थी। आपकी जो आजकल बजरी कार इसका जो सुनने ये बड़ा भारी व्यापार होता था। उन्होंने एक दिन सारे SHO की मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि आपको 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में के बाद अगर कोई बस या बजरी की कोई ट्रॉली आपके थाने के इलाके में पाई गई और क्रॉस हुई तो आप अपने आप को सस्पेंड समझें, और इसके अलावा बड़ी कार्रवाई कर सकता हूँ। ये रेड पेन मैंने इसीलिए रख रखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 48 घंटे तो बहुत बड़ी बात थी। 24 घंटे में ही सारे रिजल्ट आने लगे। भरतपुर में डग्गेमारी की बसें, ट्रैक्टर ट्रॉली, अवैध जो बांध चलते थे वो सारा बंद हो गया, और उन्होंने कुछ लोगों को पनिश भी किया और उसका संदेश भी गया। तो जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात है, अगर सरकार चाहेगी और उसको लिए खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चीफ सेक्रेटरी भरतपुर आए सर्किट हाउस में ना ठहरे और किसी बड़े होटल के अंदर ठहरे, या मुख्यमंत्री आए आपके सर्किट हाउस में ना ठहरे और किसी होटल में ठहरे, तो वो संदेश आपके आंदोलित करने में आपको ना सफलता मिलेगी और ना इसमें आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसके लिए राजनीतिक शक्ति और उनकी आपके प्रशासनिक शक्ति दोनों की सक्रिय होने की जरूरत है और सख्ती के साथ करने की जरूरत है। हालांकि मैं ही मानता हूँ कि इन बातों से कोई इतना जो बजट है, सरकार का बजट है, जो खर्चे होते हैं उसमें कोई असर नहीं आता, लेकिन इससे संदेश जाता है लोगों के बीच में कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और पैसा बचाने के लिए उनका प्रयास है। अगर सरकार चाहेगी, और मैं तो भजन लाल जी से यही उम्मीद कर सकता हूँ कि नए आए हैं, अगर उनको राजनीति में जमे रहना है, अपने पैर जमाए रखने हैं और ऊपर आला कमान को भी दिखाना है कि हाँ राजस्थान के अंदर वो कुछ करने जा रहे हैं, तो उनको ऐसे स्टेप उठाने होंगे और इसमें उनको सख्त रवैया अपनाना होगा। अभी हम नहीं कह सकते कि वो सख्ती का रुख अपनाएंगे या न अपनाएंगे, लेकिन चुनाव 4 जून के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो उसके बाद जो उनका असली जो काम है वो 4 जून के बाद पता उसका लगेगा। तो 2 बातें आपने कही कि एक तो हमें सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, और दूसरी ये कि मुख्यमंत्री को करके कुछ दिखाना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें बड़ा मौका दिया है ग्राउंड के आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर जो संदेश बीजेपी ने दिया है उसको उन्हें अमल में लाना चाहिए। अब सवाल अटल खंडेलवाल जी ये है कि ये जो दोनों बातें हैं जो राकेश जी ने कही हैं, उन्हें कम से कम संदेश मीटिंग करके तो मुख्य सचिव ने दे दिया।
अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह से सरकार प्लान कर रही है? आप लोगों के बीच में इसको लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की, बैठक में कुछ बातें हुई और वो अगले दिन भूल जाएंगे, रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। ये तो एक नैरेटिव परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि जो लोग सालों से देख रहे हैं सरकारों की कार्यशैली, उनको समझ में आता है कि भाई नया नया जब जोश होता है तो नई नई बातें होती हैं और फिर वैसे ही रूटीन में आ जाता है। अब आप इस नैरेटिव को बदलने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे एक्स्ट्रा आपकी तरफ से? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है कि सरकार की रेवेन्यू में इजाफा हो, आरटीडीसी जैसी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका कुछ उद्धार हो, आपके सर्किट हाउसेस जो हैं उनकी सर्विसेज पे कुछ सिर्फ वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी 30% ऑक्यूपेंसी 40% ऑक्यूपेंसी रहती है, अगर खाली इस एक स्टेप को ही अफसर सरकार के ठीक से फॉलो कर ले तब भी सरकार का काफी पैसा सरकारी मशीनरी के भीतर बच सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मीना जी कि लगभग हर संभागीय और बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में सर्किट हाउस होते हैं। आरटीडीसी की जो ऑलरेडी आरटीडीसी की होटल्स रहती हैं, तो इनकी आज की स्थिति में अगर मैं विगत 15 साल से देखूं तो मतलब मेनली बहुत सारी जगह वो अच्छी स्थिति नहीं है। और एक पिछली बार तो ये भी इस तरह की बात भी चली थी कि इनको पीपीपी मोड पे ले लिया जाए, क्योंकि जब सरकारी अफसर है वो ही नहीं रुकते इनमें, तो इनकी दुर्दशा बहुत अच्छी खासी दुर्दशा है। और इस पे एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी है ही, जो इस पे लोगों को जो एम्प्लॉय कर रखा है वो लोग बैठे रहते हैं, वो कुछ करते भी नहीं है। तो जब और ये सर्किट हाउस हो सकता है पहले थोड़ी दूरी पर हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आज की हालत में सर्किट हाउसेस है वो सब प्राइम लोकेशंस पे आज है। तो अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है कि हर अफसर वहां जाता है, रुकता है, और वही उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वहीं पर कोई भी बड़ा सरकारी कार्यक्रम हो वो वहां पर किया जाए, अफसर वहां रुके, और कोई बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी उनको किसी और होटल वगैरह में शिफ्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से सर्किट हाउस की भी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, वो अच्छे ढंग से काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू बच भी जाएगा। बट एक और बात है कि अब अच्छी पहल है, उसमें आशावादी तो बना ही रहना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब कहा है, और भजन लाल जी हैं वो बिल्कुल हमारे साथ के कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, तो इसको मेरा ख्याल है कि सुधांशु पंत जी और भजन लाल जी है वो उनके बीच में जो बात हुई होगी वो ये रही होगी कि इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रखा जाए इस बात को, और ये जो रेवेन्यू है उसको कई और जनोपयोगी काम में लिया जाए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, अटल खंडेलवाल जी हमेशा अच्छी बात करते हैं, लेकिन अच्छी बातों की प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस किस तरह से आती हैं वो आप लोग फील्ड में हैं, उसको बेहतर ढंग से जानते हैं। सर्किट हाउस और आरटीडीसी की आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि लोग उनको अप्रोच सिर्फ इसलिए करते हैं कि ठीक है बहुत मिनिमम वेजेस में, मिनिमम मतलब बहुत ही कम रेट में हमको ऐसी जगह मिल जाएगी, फिर जब वहां जाते हैं तो पाते हैं कि वो रहने लायक स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि जयपुर का आरटीडीसी का जो होटल है वो भी रहने लायक स्थिति जैसा नहीं है। गंगोर और ईस्ट की हालत ऐसी है। प्रदेशों जो मुख्यालयों की हालत, संभागीय मुख्यालयों की हालत कैसी है? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा को एक बार फिर से कनेक्ट करें प्लीज। रवि कुमार सिकदर जी, 5 साल आपकी सरकार थी, सरकार रहते हुए बहुत सारे कार्यक्रम आपने भी देखे हैं, रोजगार मेले भी लगे हैं, कहीं बाहर जाने का मौका भी पड़ा होगा। कैसे सरकार इस प्रयास को सफल करेगी जो उन्होंने सोचा है
क्योंकि पिछली सरकार में नहीं हुआ, इसीलिए तो इस सरकार को कहना पड़ा है, सोचना पड़ा है। नमस्कार मीना जी। देखिए, कुछ जी नमस्कार। रही होगी वजह तभी सरकार बदली है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी बात करते हैं अभी अपन वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार को 4 महीने का समय बीत चुका है और जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन से बड़ी बड़ी बातें कहना शुरू हो चुका था, मीटिंगें लेनी शुरू हो चुकी थी, आदेश निकलने शुरू हो चुके थे, औचक निरीक्षण होना भी शुरू हो चुके थे और ऑफिसों के अंदर चने चाय की व्यवस्था पर भी बातें हो गई थी कि ड्राई फ्रूट्स नहीं आएंगे, चने और चाय पी जाएगी। तो ये सिर्फ बातें कहने के लिए हो गई। आप इनकी मीटिंग्स देखिए, मुख्य सचिव मीटिंग लेते हैं, सीएम साहब वहां मौजूद नहीं होते। एक भी मीटिंग, एक आज मीटिंग इनकी हुई होगी जिसमें इन दोनों के बीच में एक तालमेल रहा होगा। उसके अलावा अफसरशाही बिल्कुल टोटली एक अलग थलग हो चुकी है और देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। भजन लाल जी ने आते ही आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अभी चुनाव थे और भाजपा के जो भी बड़े लीडर आ रहे थे, बड़े लोग आ रहे थे बीजेपी के, उनको कहां पर ठहराया जा रहा था? उनको अगर यही एक सोच थी इनकी कि इनको आरटीडीसी डेवलप करना है, सरकारी संसाधनों का उपयोग और उनको डेवलप करना है, तो यहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए थी। यहीं से शुरुआत हो जानी चुनाव में चाहिए थी। सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं होता है ना रवि जी। मैडम, चुनाव में सरकारी मैडम मैं कहने संसाधनों की का बात उपयोग को नहीं होता है, समझने की इसलिए कोशिश आप कीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, विषय से भटकिए मत रवि जी, विषय पर रहिए। विषय ये है कि मैं पार्टी कहना चुनाव ये चाह कैसे रहा लड़ हूँ कि रही है। जो भजनलाल जी कहते हैं उसकी शुरुआत खुद से कर ले तो ज्यादा बेहतर हो। कहने का मतलब ये है, अफसरों पर आप सिर्फ आदेश देते हैं लेकिन खुद पर इन चीजों को लागू नहीं करते, तो ये एक तरीके से कुछ भी नहीं है। आप देखिए, इनके औचक निरीक्षण होते हैं, मुख्य सचिव खुद औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन जनाना के अंदर देखिए खुले में प्रसव होता है। थानों का औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन आप देखिए अभी दूधू का एक प्रकरण हुआ जहां पर कलेक्टर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और एसीपी के ही लोग उनको सूचना दे देते हैं। तो टोटली ये सिर्फ तथाकथित बातें हैं, इनसे ना तो कानून व्यवस्था संभल पा रही है, ना मुख्य सचिव जी संभल पा रहे हैं, ना मुख्य सचिव सरकार के आधार पर काम कर रहे हैं। तो ये जो इनका एक विजन है, सिर्फ माहौल बनाने की बातें होती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ मीटिंगों के अंदर आकर भाषण देते हैं, लेकिन इन पर जो इनका एक धरातल पर लागू होगा वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि 100 दिन के कार्यकाल को पूरा होते हुए पूरे प्रदेश ने देखा है और कहीं पर भी ऐसी कोई भी चीजें नहीं हो रही है जिससे सरकार का या अफसरों का दिखाई दे काम की हाँ वास्तविकता में सरकार और अफसर काम कर रहे हैं। रवि जी, सरकार ने 100 दिन के भीतर जो बातें कही और जो की, उनका एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे किस तरह से हो रहा है, जरा पार्टी ने पता लगाने का प्रयास किया है? विपक्ष ने सिलेंडर मिल रहे हैं कम रेट में, नहीं मिल रहे हैं, कितने लोगों को मिल रहे हैं, कितने लोगों को परेशानी आ रही है? कुछ लोगों की केस स्टडीज आप लेकर आए हैं सामने कि भाई देखिए यहाँ पर ये 50, 100, 200, 500, 1000 परिवार है तो जाते हैं लेकिन मिला नहीं उन्हें सिलेंडर, या इनके पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए लेकिन इन्हें बढ़ी हुई रेट में ही पेट्रोल डीजल मिल रहा है। मतलब कुछ बात हो वो ऐसी होनी चाहिए रवि जी, जैसे कि जी मैडम, जवाब भी दूंगा। आप ही के चैनल के रिपोर्टर ग्राउंड पे होते हैं और उन्हीं के सामने ये चीजें निकल कर आती है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए जा रहे थे, आप ही के रिपोर्टर में आपको दिखा भी दूंगा कि देखिए हमें बताया गया था कि इतने में मिलेगा और आज हमें नहीं मिल रहा है। बाद में और बात करें विपक्ष की भूमिका की, तो देखिए उज्ज्वला योजना तो एक तरीके से विफल हुई, साथ ही अन्नपूर्णा रसोई योजना वो भी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, चिरंजीवी योजना वो भी विफल हो चुकी है। तो बात यहाँ पर विफल हो रही है, कहाँ विफल हो, कहाँ भीड़ लगी हुई है, अन्नपूर्णा रसोई आधे से ज्यादा जगहों पर बंद हो चुकी है। आप बताइए वो लोग जो खाना खाने पहुंच रहे हैं और उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, आप करिए ऐसा काम विपक्ष में रहते हुए जिससे आप ये बता सकें कि ये धरातल पे ये योजनाएं सरकार की एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। इसलिए सिर्फ बात करना रवि जी, मुद्दा ये है कि सरकार ये जो प्रयास करने की कोशिश कर रही है, मेरा सवाल आपसे ये था कि वो अभी तक इससे पहले भी, जैसे राजीव तिवारी जी ने कहा, जगदीश जी ने कहा, बहुत पहले बहुत सारी सरकारों ने इस तरह के आदेश दिए, लेकिन ये आदेश सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे परेशानियां क्या आती है वो बताएं ताकि अटल खंडेलवाल समझे कि उनका समाधान कैसे करना है। जी मैडम, जी मीना जी, मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से मैं सभी वरिष्ठ जनों की बातों से सहमत हूँ कि हाँ जो सरकार आती है, नए नए आते हैं, आदेश जारी होते हैं और उन पर काम होते हैं, लेकिन आप देखिए कि जहां पर
ये आदेश होते हैं या जो मीटिंग्स होती है उनमें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव खुद साथ साथ होकर ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना मुख्य मंत्री जी इनके साथ होते हैं, ना मुख्य सचिव जी उनसे बातचीत करके कोई काम कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी अपनी दिशा में और मुख्य सचिव जी अपनी दिशा में। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि अच्छा मुख्य सचिव जी ने कोई बात कर ली, लागू तो सरकार करेगी, सरकार को तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इनके बीच में, कहीं पर कनेक्शन ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ एक चिट्ठी आएगी ऊपर से जो आएगी उसका काम करेंगे, मुख्य सचिव जी की बात का कोई महत्व नहीं निकलने वाला है। जी जी, तो मुख्य सचिव की बात का कोई महत्व नहीं है, वो मीटिंग कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री से उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है। तो ऐसे में मुख्य सचिव ने जो अपने अधिकारियों के साथ बैठकर एक परेशानी का समाधान, कुछ कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है कि कैसे अब प्लानिंग करनी है, कैसे स्टेट को आगे ले जाना है, स्टेट के रेवेन्यू मॉडल को कैसे बढ़ाना है। अब रेवेन्यू मॉडल को बढ़ाने में भी ये जो जितनी बातें कही हैं उससे रेवेन्यू भी स्टेट का बढ़ सकता है अगर स्टेट इसमें जेन्युइन प्रयास करे। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। बेहतर होगा मुनेश जी आप प्लीज ये ईयरफोन को हटा दें। कांग्रेस आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो डेवलप किया हुआ सिस्टम आज तक चल रहा है। सुधांशु पंत जी ने जरूर ये कहा कि हम लोग सिस्टम को सुधारेंगे, उसके लिए उन्होंने औचक निरीक्षण वगैरह की है। मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम को सुधारना बहुत मुश्किल है, जिसका प्रयास शुरू हुआ है सुधांशु पंत जी द्वारा। नई सरकार आई है, नई आशा की कोपले हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो जरूर सफल होगी। मगर मीना जी, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि आपने जो स्टार्ट किया वो सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस और आरटीडीसी और सर्किट हाउस, ये तो बहुत मिनिमम खर्चा होता है मैडम। इसमें तो खर्चा मेन होता है सिस्टम के वर्किंग में। जो बाबू का सिस्टम है, जिस तरह से बाबू राज इस देश में हावी है और जिस तरह राज्य में हावी है, उसका मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूं। मैं ये कागज लेके आया हूं आज, आपका जब मैसेज आया तो ये कांग्रेस के काल में मुख्यमंत्री का संपर्क पोर्टल पे भेजा हुआ कंप्लेंट है। कांग्रेस वाले अभी बात कर रहे थे मेरे मित्र, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और मुख्य सचिव ने रिको के अध्यक्ष को लिखा कि एक एक्स पार्टनर निकल गया है, उसने बाद में सेल कर दिया प्रॉपर्टी को, उसको अधिकार ही नहीं था। पंजीयन विभाग ने ये माना कि उसको राइट ही नहीं था, मगर आज तक उदयपुर का रिको और जयपुर का रिको विभाग उसको सही मान रहा है और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सबके कागजों को उन्होंने पानी बना के रख दिया। जहां तक रही औचक निरीक्षण की बात, तो मैं एक और बात बता दूं, अभी जितनी जगहों पे औचक निरीक्षण किया गया सब जगह पे लैकुना नजर आए। इसका मतलब जो वर्किंग कंडीशन है, वो जो अफसर इन्वॉल्व है, जो नजर रखते हैं नीचे के लेवल पर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खर्च जो इनके तनख्वाहों पे जाता है वो वेस्टेज में जा रहा है। मेरा एक अनुरोध है मीना जी, आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा मुख्य सचिव से, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर सुबह 9 से 9:30 बजे तक और शाम को 5:45 से 6 बजे तक औचक निरीक्षण और वीडियोग्राफी कराकर सीधा मुख्य सचिव को रिपोर्ट किया जाए कि वहां क्या कार्यालयों की स्थिति है। जब तक ये नकेल नहीं कसी जाएगी, आम जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। अभी मीना जी, मैं आप एक और इश्यू पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हाई कोर्ट ने लगातार लताड़ लगाई है कि जो वकील हैं सरकार के द्वारा अपॉइंटेड, वो प्रॉपर पैरवी नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से राज्य सरकार पर दंड आता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता और खर्चे बढ़ते हैं। इसके अलावा मीना जी, एक चीज और बता दूं मैं आपको, रिटायर्ड होने वाला कर्मचारी, मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है। उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय का उदाहरण है, 15 साल से आदमी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और जितने कॉलेजेस हैं यहाँ पर, उनमें ऐसे तरह के प्रकरण देखने को मिलते हैं। फिर हाई कोर्ट उन पे पेनल्टी लगाता है, तो वो सरकार के ऊपर आती है। दोषी तो हुआ वो कर्मचारी जो एक ही चीज का लेटर बार बार सेक्रेटरीट भेजता है और वापस मंगाता है। उस कर्मचारी का जो दोष है वो सरकार दंड भुगतती है।
जो अफसर बैठते हैं वो काम नहीं करते और उसका दंड सरकार भुगतती है। जी, जितने जी। कर्मचारियों को लगाया गया है नौकरी में, उनका काम है कि वो प्रॉपर जनता की सेवा करें। एक सड़क जी। आज बनी, 15 दिन बाद उसको फिर उखाड़ दिया, महीने बाद उखाड़ दिया, साल भर में उखाड़ दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये खर्चा कितना बड़ा पड़ता है? सिर्फ टेंडरों में घपलेबाजी करना, अपने स्वार्थ के लिए नए नए बार बार उसी वर्क को करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में मीना जी फिक्स की जानी चाहिए कि एक बार कोई काम हो गया तो उसका पूरा रिकॉर्ड सीएस के यहाँ रहेगा, और 10 साल से पहले अगर वो काम खराब होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अफसर की होगी और उस कर्मचारी, उस इंजीनियर की होगी। मीना जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम सीएस से सुधर नहीं सकता। जो अफसर और ब्यूरोक्रेसी जो नीचे लेवल पे काम कर रही है, जब तक वो संरक्षण दे रही है, उस संरक्षण का नुकसान राज्य सरकार और उसके पैसे, उसको उस पैसे के रूप में भुगतना पड़ता है। इस बात को लेकर के हाई कोर्ट ने खुलेआम लताड़ लगाई है। मीना जी, रूल तो यहां तक कहता है कि अगर आप किसी पेंशनर को एक दिन भी लेट करते हो और 3 महीने तक नहीं देते हो तो उसको आपने 9% या 18% ब्याज देना पड़ेगा। उस ब्याज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? राज्य सरकार तो पेनल्टी दे देगी, मगर वो जो अफसर जिम्मेदार है, वो जो क्लर्क जिम्मेदार है। मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ, कॉलेज एजुकेशन के अंदर जिस तरह के लिए 5-5 साल हो गए लोगों को पेंशन नहीं मिली। पूरी व्यवस्था में जो घून लगा हुआ है उसे इतना आसान भी नहीं भजनलाल जी के लिए, मुख्य सचिव के लिए दूर कर देना अचानक रातों रात। इसमें समय लगता है और समय 5 साल का है, और 5 साल के समय में अगर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच में तालमेल है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव एक लाइन पर नहीं है, एक पिच पर नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी के रूप में नजर आ रहे हैं, अगर ये परसेप्शन शुरू के 3 महीने में बन जाएगा या बना दिया जाएगा तो अटल खंडेलवाल जी काम तो वैसे ही बहुत है। नहीं, ऐसा नहीं है मीना जी। अभी तक के कामकाज से कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुख्य सचिव और जो माननीय एक भी मीटिंग में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री भी दिखाई नहीं देते हैं, फिर कैसे पता चलता है एक दूसरे का कि तालमेल कितना है? आप बता दीजिए, उसको परिवर्तन दीजिए कि तालमेल कैसे दिखाई देता है। वही बता रवि जी, रिपीट मत करिए, तो मैडम साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली बोलने दीजिए प्लीज। इशू ये होता है कि भी इन दोनों का तालमेल है, इसी कारण से तो देखिए 100 दिन के अंदर ईआरसीपी का जो भी एक भी टेंडर बता दीजिए, एक भी टेंडर बता दीजिए। जो यमुना नहर का पानी था वो, उसके लिए जो भी इश्यूज थे उसको बैठ के सॉल्व किया, दोनों ने मिलकर ही किया। तीसरा एसआईटी गठन की, पेपर लीक में 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, ये बहुत सारे काम है। अभी ये डिसिप्लिन का मामला भी दोनों ने मिलके ही तय किया ना कि डिसिप्लिन में रहना है, तो इसी कारण से तो, वरना अकेला व्यक्ति केवल सेक्रेटरी लेवल पे सोचेंगे वो तो भी पॉसिबल नहीं है। और जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि समग्र रूप से, तो आप ही ने उसको देखा कि भी पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम में क्या राजतंत्र, ब्यूरोक्रेसी और न्याय प्रक्रिया भी, क्योंकि हाईकोर्ट किसी मामले में तो ठीक है, न्याय किसी प्रक्रिया में तो वो सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, किसी में वो ब्यूरोक्रेसी को दोषी ठहरा देते हैं, और किसी जगह पर मान लो ब्यूरोक्रेसी ने किसी को हटा दिया तो वो न्यायालय में चला जाता है, वहां पर उसका केस पेंडिंग हो जाता है। तो ये सब को अगर समग्र रूप से बातचीत करके और एक एक 1 by 1 हटाने की कोशिश करेंगे ना तो ही हटेगा। इसमें केवल ये कि भी शुरुआत कहाँ से करें, ये एक बात थी, तो शुरुआत करने लग गए तो ब्यूरोक्रेसी, सुधांशु पंत जी और ये इन्होंने कहा ना, जैसे पहली चीज इन्होंने कुछ करना तो पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करो। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि भी जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो जो सरकारी भवन है वहीं पर रुकेंगे, या कोई भी कार्यक्रम होता है वो सरकारी जगह पर ही होगा जब तक अवेलेबिलिटी है। और इसके कारण ये जो जर्जर, मतलब जो खंड हर में बदल रही है, जो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से मेंटेन होने लगेगी, वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होगी, अच्छे से मेंटेन होगी, तो बहुत सारे पैसे बचेंगे।
और ये केवल एक वो बता रहे हैं मीना जी, लेकिन एक मतलब शुरुआत कहीं एक एक से होती चली जाएगी। आप औचक निरीक्षण से धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगेगा। आईटी इन्वॉल्व हो रही है, ऐसा नहीं है, आईटी भी इन्वॉल्व हो रही है। अब आईटी के अंदर भी देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको खुद को ही एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे भामाशाह डेटा सेंटर जो चलाया जा रहा है, उसके इक्विपमेंट्स देखिए, वो एक कॉन्सेप्ट लाए थे बहुत टाइम से, उसमें आप अगर उसका देखेंगे बजट ही बहुत बड़ा है और हर चीज उससे जुड़ी हुई है। आपका गैस कनेक्शन से लेकर पाइप से लेकर के किसी भी तरह की सब्सिडी लोन वगैरह सबका सब उसमें डेटा है और वहां से लेना पड़ता है। अगर उसी और वही डेटा सेंटर कहीं पर अपना जो स्पेस है, सिक्योरिटी सिस्टम्स है, वो सारे गूगल स्पेस से लेगा या AWS से लेगा या ओजोर से लेगा, मतलब दूसरी उन लोगों से वो स्पेस लेगा, फिर नए नए डिपार्टमेंट्स में दे देगा। तो ये सारी प्रक्रियाओं में एक एक में जाओगे। अगर आईटी को ठीक करने बैठोगे तो बहुत सारा पैसा बचेगा। कमांड सेंटर में जाकर उन मशीनों को चेक करोगे, उसको देखोगे तो बहुत सारा पैसा बचेगा। या डिसिप्लिन देखिए मेंटेन होगा और ब्यूरोक्रेसी और राजतंत्र में सामंजस्य होगा, उसके साथ साथ न्यायपालिका में भी सामंजस्य होगा, तब एक सिस्टम सुधरता चला जाएगा। अगर इन तीनों में कहीं ना कहीं गैप होगा तो फिर थोड़ा सा बस अपन बातें करेंगे और आगे चलेंगे। तो अगर आपकी बात में भी आखिर में आ गया, अगर ये शामिल है, अगर सरकार और सरकार की मशीनरी एक साथ नहीं चल पाते हैं, अजीत तिवारी जी, एक तो ये नैरेटिव या परसेप्शन, हालांकि अभी बहुत छोटा समय है इस बात को कहने में, क्योंकि अभी तो सरकार चुनावों में व्यस्त है। जैसे ही चुनावों से फ्री होंगे पूरे देश में, मुख्यमंत्री भी हमारे उसी में शामिल है, तो ये बात सिर्फ अफसरों पर नकेल कसने तक सीमित है या इसका संदेश उससे भी बड़ा है? दरअसल सरकार संदेशों पर काम करती है कि उससे ना सिर्फ आप अपनी पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बल्कि उसे और ज्यादा बेहतर बनाकर विकल्प के रूप में बाकी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो पैसा रेवेन्यू मॉडल, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी इस यहाँ से शुरुआत मानी जाए इसमें कि सरकार का मकसद संदेश कई लोगों को देने का है। इसमें संदेश उन लोगों को भी देने का है जो अभी तक सरकारी मशीनरी में अलग अलग तरह के व्यवस्थाओं के तहत मतलब पैसा कमाने का जिन्होंने माध्यम बनाया हुआ है, उन सब लोगों को भी मैसेज देना है कि भाई आप थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि पिछली मशीनरी में जो लोग थे वो नई मशीनरी में फिट नहीं हो सकते। नई मशीनरी में नए लोग फिट हो जाएंगे, ये तो सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे से चाय नाश्ता रोकने से, मीटिंग आप कोई दफ्तर में करने से कोई क्या फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल। जो आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इतना डिले कर रहे हो कि जो पूरे 5 साल में 50 करोड़ खर्च नहीं होंगे इन मीटिंगों में, उससे ज्यादा तो 200-250 करोड़ तो एक प्रोजेक्ट को आप 6 महीने डिले कर दो, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब जयपुर में आईपी टावर पिछले 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है। अब 600 करोड़ की थी वो योजना, 800 से ऊपर की तो जा चुकी। अब उसमें कह रहे 3 मंजिल कम हो जाएगी जी। अब वो तो मेरा हॉस्पिटल प्रशासन लगा हुआ है, 3 मंजिल नहीं, वो जैसा था वैसा ही बनेगा। तो आप ये देखिए, बसों की खरीद है, सरकार बनी थी 500 बसें आ रही हैं, अब वो कब आएंगी 500 बसें, उनकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग वो तो हर 6 महीने में जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ते हैं, दूसरी और चीजें, मशीनरी की कीमत बढ़ती है या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है घटती है, उनकी कीमतों में फर्क पड़ जाता है। तो आप तो जानबूझ के सारे काम करते हो क्योंकि उसमें सब में कमीशन बंधा होता है। अब आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि साहब नहीं, अब कॉलोनियों में 18 नहीं 15 मीटर जो होगी वो हो जाएगी, और इसके लिए शीघ्र आदेश आएंगे। मतलब आप समझिए इस बात को कि कितना बड़ा खेल है इसके पीछे। आप जल्दी जल्दी अपने नक्शे पास करा लो जब तक वो निकले आदेश, और आदेश निकलेगा उस दिन से लागू होगा वो। तो आपको महीने 2 महीने 3 महीने का हमने समय दे दिया, ये
आप अपने नक्शे पास करा लो 18 मीटर से ऊपर के या 18 मीटर तक के, आपको तो 3 मंजिल का फायदा मिल रहा है उसमें। आप करोड़ों रुपए कमाओगे, करोड़ों रुपए इधर भी दे जाओ थोड़े बहुत उसमें से। तो ये सारा खेल ऐसे ही चलेगा। नई नई योजनाएं बनेंगी, पुरानी योजनाओं को दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। आज बताइए जयपुर में कितने आरओबी बन रहे हैं या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं या अंडरपास बन रहे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं साहब? अब तो सरकार को 6 महीने होने आ रहे हैं, 100 दिन तो निकल गए। 100 दिन की कार्य योजनाओं में से कोई 2-4 ही बता दो। एक एसआईटी बता दो। गठित की है, तो वो एसआईटी का क्या है, उसने क्या कर दिया, उससे क्या हुआ बताओ आप। लोग पकड़े ही तो गए, पकड़े तो पहले भी जा रहे थे। अंजाम में कौन पहुंचा, कितनों को सजा करा दिया आपने। अभी तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ही पूरी सरकार के समय निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें हैं मतलब। और फिर आप आरटीडीसी के इतने प्राइम लोकेशंस पे होटल हैं। उदयपुर में जो सर्किट हाउस है उससे बढ़िया तो वहां कोई मेरे ख्याल में जगह लीला होटल की भी नहीं होगी। लेकिन वो कैसा घटिया पड़ा हुआ है, खटमल है बिस्तरों पे। आपका आरटीडीसी का होटल जो मीनार चौक पे है कितना शानदार बना हुआ है, उसका क्या है? भरतपुर का जो सारस होटल है, एक जमाने में मुख्यमंत्री भी वहां रुका करते थे। आज वो एक खाली बार बन के रह गया, लॉन के अंदर बार चलती रहती है उसके। और वहां का जो मैनेजर है वो बारमैन बना हुआ है, स्टाफ ही नहीं है कि नहीं साहब? वशिष्ठ जी जानते होंगे इस बात को। भरतपुर में हमारे यहाँ के गणगौर तीज क्या हालत है। दौसा का इतना प्राइम लोकेशन पे कम से कम नहीं तो 8,000 गज जमीन के ऊपर वो बना हुआ है मिडवे। महुआ में बना हुआ है, आपने सारे बाईपास निकाल दिए, वो सब बेकार हो गई। अरे तो उसको या तो आप बेचो, रेवेन्यू लो उसकी, अगर वो किसी काम के नहीं है तो। अलवर का सरिस्का का जो टाइगर डेन है, अलवर का सर्किट हाउस है, भरतपुर का सर्किट हाउस, आज से मैं 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इतना शानदार हेरिटेज बिल्डिंग थी। अब उसको अब मेंटेन नहीं करोगे तो वैसे ही रहेगा वो तो सरकारी उसमें। जयपुर का सर्किट हाउस, खासा कोठी और ये जो कमिश्नरेट बना है गवर्नमेंट हॉस्टल, ये तो डील तय हो गई थी होटलियर्स से। तो ऐसा जब तक ऐसा नहीं है, सरकार की ऐसा नहीं मंशा है नहीं राजीव होगी, तिवारी जी, राजीव पैसा तिवारी बचाने जी। की सिर्फ मीटिंग करने से या चाय पानी रोकने से किसी का कर्मचारी का, उससे कुछ नहीं जी होगा। कर्मचारी तो चाय जी, पानी दूसरी जगह से निकाल लेगा, उसमें ये कोई बात फर्क तो नहीं है। पड़ता है। लेकिन सवाल ये राजीव तिवारी जी कि जो नाम आपकी जुबान पर हैं, जिनका जिक्र आपने किया है, जिन खटमलों की चर्चा आप कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास उनकी सबको जानकारी पता नहीं है। हुई मैंने या यहाँ के पिछली चीफ सरकारों सेक्रेटरी में। मीना हाँ, जी, मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी वीबीएल माथुर जब वो थे, तो वो दिल्ली जाते थे तो दिल्ली में किसी 5 स्टार में नहीं रुकते थे, वो राजस्थान हाउस में रुकते थे। यानी उस समय राजस्थान हाउस की क्वालिटी वैसी थी, उसकी राजस्थान सारी हाउस तो सुविधाएं आज वहां भी वैसी। राजस्थान हाउस तो आज भी मेंटेन अब कर तो पाता है। डिसमेंटल हो रहा है वो, अब तो डिसमेंटल हो रहा है, बंद हाँ पड़ा है। लेकिन लेकिन अब वो लेकिन उसकी वो नहीं है। लेकिन बाद में राजस्थान हाउस की भी हालत वैसी हो गई थी कि फटे हुए गद्दे थे, बदले नहीं जाते थे, चद्दरें पुरानी थी, खाने की क्वालिटी नीचे जो रेस्टोरेंट था उसमें खराब हो गई थी। तो हम सरकार को पहले अपनी चीजों को सुधार कर फिर उनको कहने का हक है अपने अधिकारियों को कि आप सरकारी चीजों का ही इस्तेमाल करें। जब सरकारी सुविधाएं नहीं होंगी आप लोग इस प्लीज स्तर अपना की, ऑडियो तब बंद आप कर लीजिए कैसे ताकि उम्मीद कर लोग। सकते हो कि वहां से जाके रुकेगा वो आदमी? जी आप बहरोड का जी, मिडवे देखिए, आज क्या कबाड़ पड़ा हुआ है बिल्कुल। बहुत बहुत ही एक बुरा जमाना हाल, था वहां बहुत ही सेंट्रल बुरा मिनिस्टर हाल। तक रुकते थे, सेंट्रल जी मिनिस्टर तक रुकते थे वहां पे। जी तो जी अब स्थितियां ऐसी हैं, किसने बिगाड़ा? सरकार ने बिगाड़ा ना, सरकारी अधिकारियों ने बिगाड़ा। तो आप उन पर कार्रवाई करें, उसको सुधारें। तो आपको ये सब चीजें करने की, और मैंने बताया ना जो सबसे बड़ा खर्चा सरकार के ऊपर रेवेन्यू का पड़ता है वो पड़ता है प्रोजेक्ट्स का। हम प्रोजेक्ट की घोषणा कर देंगे, उसके लिए बजट की भी घोषणा कर देंगे और फिर उसको लटकाते रहेंगे कि लागत बढ़ाते रहो। आज जयपुर में एलिवेटेड रोड्स बनी है, उनका डबल से ज्यादा खर्चा हो गया, उसके बाद जाके वो कंप्लीट हो पाई है। क्यों नहीं वो समय रहते हो पाती? यानी जी आपका अंकुश नहीं है अपने ही विभागों पर, जी। चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो।
तो आपकी पहले अपनी ये खुद बात की अफसरों वो को इच्छा शक्ति ये सुधारनी बात पड़ेगी। अफसरों को सबसे अच्छे ढंग से समझ में आ गई है राजीव तिवारी जी। और क्योंकि अफसरों के बॉसेस पॉलिटिकल लीडर्स बदलते रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स सरकार बनने के बाद जो बनते हैं, उनके बनने से पहले उनके बदलने की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आज प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, सारी कैबिनेट बदल रही है, नया। तो ऐसे में पूरा समय तो अधिकारियों का इसी गॉसिप में, जगदीश जी, ऐसे में उनकी निश्चितता है कि हमारा कुछ नहीं होना है, व्यवस्था ऐसी ही चलनी है, मीना जी प्रोजेक्ट अगर ऐसे पूरे होने हैं। जी बोले। मीना जी, अगर मैं सरकार की नहीं कह रहा हूँ 5 साल में बदल जाएगी, चीफ सेक्रेटरी भी 2-3 साल का टेन्योर मिलता है, उसमें बदल जाएगा। लेकिन अगर जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है वो अगर सक्षम है, वो अगर इच्छा शक्ति उसके अंदर है, तो उसको चीफ मिनिस्टर भी नहीं रोक सकता। बदल सकता है उसको, लेकिन रोक नहीं सकता काम करने से। चीफ सेक्रेटरी के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल करने लग जाए तो वो ये अपने मातहतों का, तो मतलब जो उसके अंडर में जितने डिपार्टमेंट हैं उनको सुधार सकता है। सरकार उसको जी बदल सकती है, लेकिन उसको रोक नहीं सकती। अब जी वो डर होता है बस बदलने का, इसलिए वो रुके रहते हैं बेचारे। उनको फ्री हैंड देना चाहिए। जी। तो ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं, उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो शायद पहली बार हो रही हो, या कोई नई बात हो, या जिसकी जानकारी नहीं हो, इल्म नहीं हो, जिसका आभास नहीं हो। सब कुछ वो हम कर रहे हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, जगदीश जी। उसके बाद भी हम उसी व्यवस्था में बहुत कुछ बड़ा बदलाव, क्रांति ला नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सीएस क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। नहीं, उम्मीद तो हमेशा बनी रहती है। मीना जी, मैंने ये एपरेटस चेंज किया है। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी जी मिल रही है, बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, आपको तो सुन पा ये रहे इस बात पर निर्भर करता है कि हाँ, कि इस बात पे निर्भर करता है कि पॉलिटिकल मास्टर्स क्या वजन रखते हैं। कोई अच्छे अगर लीडर्स हों, कैबिनेट के मिनिस्टर अच्छे हों, चीफ मिनिस्टर अच्छे हों, तो वो इन आईएएस अफसरों को काम में ले सकते हैं। लिया है, हमने देखा है खूब। बहुत सारे हरदेव जोशी हमारे यहाँ एक चीफ मिनिस्टर हुए, उनका स्टाइल दूसरा था। वो जिस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी को फोन मिलवाते थे अपने पीए से, उनको सीधा कहते थे, भाई आज वो रिपोर्ट बनाकर मेरे को शाम को घर लाकर दे देना, और साथ क्रेडल रख देते टेलीफोन का। यानी कि वो दूसरे साइड से जवाब ही नहीं सुनते थे। और मैं देखता था शाम को बाकायदा अफसरों की भीड़ सारी रिपोर्ट वगैरह लेकर और वहां पहुंची हुई है, क्योंकि वो काम लेना जानते थे, उनका स्टाइल था ये। तो अगर आप गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाए अपने सर्किट हाउस, देखिए मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जहां पर कि सबसे ज्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के रूप में मौजूद है। बहुत कई सारे स्टेट्स में मेरे को घूमने का मौका मिला और मैं गया भी हूँ। कुछ स्पेशल बने हैं वो तो ठीक है, लेकिन राजस्थान के एक से एक सर्किट हाउस हमारे यहाँ राजस्थान में मौजूद है। आप किसी भी सर्किट हाउस पर आंगली रखिए। आरटीडीसी के होटल इतने बढ़िया प्रोमिनेंट जगह पर बने हुए हैं, सारे बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन न तो उनका रख रखाव ठीक है और न उनकी सर्विसेज बेटर है। ये हमारी कमजोरी है। राजस्थान हाउस दिल्ली में इतनी बढ़िया जगह पर बना हुआ है, स्टेट हाउसेज में भी एक दूसरा नया खुल गया है। तो ये सवाल ये है कि हम अगर रखना चाहते हैं तो रखा क्यों नहीं जा सकता। ये इसलिए कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के आला अफसर होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो ठीक से खिंचाई नहीं करते उनकी, या ठीक से। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं सर्किट हाउसों को और आरटीडीसी के होटलों को चलाने के लिए। 3-4 दफे मुझे मालूम है ऐसे प्रोजेक्ट बन गए हैं कि इनको प्राइवेट सेक्टर में कोलैबोरेट कर दे दिया जाए। प्रोजेक्ट तो ये बना कि सर्किट हाउस के ऊपर रात को जो है ओपन रेस्टोरेंट चलाया जाए। सब जगह बना था ये।
राजस्थान भर में जगह जगह इतनी बड़ी आग। उदयपुर के सर्किट हाउस के ऊपर छत का एरिया जो है अगर ओपन रेस्टोरेंट के लिए दे दिया जाए तो करोड़ों रुपए की इनकम उनकी हो सकती है। जयपुर का ही देख लीजिए, इतनी प्राइम लोकेशन में सर्किट हाउस है, इसके छत पे अगर रात को बाहर चल जाए और रेस्टोरेंट चले तो अच्छे अच्छे होटलों के बंद हो जाएं, लोकेशन वाइज और हर तरीके से वो बहुत शानदार बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट को इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। आप अपने कर्मचारी, अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक और मिनिस्टर तक सबको कह दीजिए कि भाई आप 5 स्टार में रुकिए, आप 3 स्टार में रुकिए, कैटेगराइज कर दीजिए जैसे कि कॉर्पोरेट सर्विसेज में होता है। मैंने कॉर्पोरेट की सर्विस भी इस बीच की है। वहाँ एक सब सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। इस कैटेगरी के मैनेजर जो है वो 3 स्टार में रुकेंगे, इस कैटेगरी के मैनेजर 5 स्टार में रुकेंगे, इस कैटेगरी के मैनेजर जो है बड़े बड़े होटलों में उनमें रुकेंगे और उनके ये भत्ते हैं। जब ये तय हो जाता है तो कोई कहीं भी रुके, अपन को क्या प्रॉब्लम है इसमें। मिनिस्टर भी बड़े होटल में रुकेगा, चीफ सेक्रेटरी भी बड़े होटल में रुकेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन इनको सबको बंद करो आप, या फिर इनको ठीक से चलाओ। और ये सरकार की विल के ऊपर निर्भर करता है, उनकी पॉलिटिकल विल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव विल क्या है कि कैसे चलाना चाहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। जी मीना। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद रवि जी आपके पास आ गए। मीना जी, मैं एक चीज बता दूं आपको कि रेवेन्यू के 3 मेन सोर्सेज जो राज्य सरकार को आते हैं वो आपका से यूडीए डेवलपमेंट एजेंसी का वो है। इन तीनों में जो लैकुना है, अगर इन तीनों को लैकुना भर दिया जाए तो सरकार की आय अपने आप डबल हो जाएगी। उन लैकुना पे मीना जी, एक जो संविदा कर्मचारी और ठेका कर्मचारी कमा के जा रहा है आज इन डिपार्टमेंटों से, अगर उन पर नकेल लग जाए, उनको प्रॉपर सर्विसेज में लाया जाए, उनको पार्ट बनाया जाए तो सरकार की आय अपने आप। आज उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो मर्जियां जो कर रहे हैं, उनको सरकार का पार्ट बनाना चाहिए, उनकी सर्विस कंट्रोल करनी चाहिए जैसे काम कर्मचारी की होती है। उससे क्या होगा कि वो आदमी सरकार का हिस्सा बनेंगे तो उनको भी डर लगेगा कि मेरी नौकरी जा सकती है। आज तो कोई उनको डर है ही नहीं। इसलिए ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को इन जो डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं उनकी नौकरियों को कंफर्म करके उनको रेगुलाइज करा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, मेडिकल और एजुकेशन, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं और इसमें जो काम में डिले हो रहा है, जिसमें जो कर्मचारियों की मस्ती चल रही है, जिस तरह का हालात है, अगर उनको सीएस कंट्रोल कर लेते हैं, टोटल 5 डिपार्टमेंट अगर कंट्रोल हो जाते हैं तो आपका नेचुरल ही रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जनता को बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि ये 5 डिपार्टमेंट, अब आबकारी को छोड़ दीजिए, आबकारी सिर्फ रेवेन्यू के लिए है। मैं नहीं चाहता कि आबकारी आम जनता के लिए बहुत ज्यादा लिबरल हो जाए, वो ठीक नहीं है, क्योंकि गांव की औरतें दुखी हो जाएंगी, उन लोगों को परेशानी होगी। मगर जो बॉर्डर एरियाज है, वहां जो क्या हालात है, जो वहां से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो चीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वहां से रेवेन्यू बढ़े आपका, वो इंपॉर्टेंट है। आज उदयपुर होकर गुजरात कितने ट्रक जाती है, उसमें से 5 या 7 किसका इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इन्वॉल्वमेंट है, वो जो चीजें हैं। और अब आपका यूडीएच हो गया, चाहे नगर परिषदें हो गई, नगर विकास प्रन्यास हो गए, और ये जो यूडीएच डिपार्टमेंट हो गया, ये इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। सही तरह से जमीनों का लीड बैंक बने, सही तरह के लोगों को नीलामी होकर रेवेन्यू मिले और सरकार को रेवेन्यू मिले, सही तरीके से डेवलपमेंट हो, सड़कें जो बन रही है उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो फिक्स की जाए, और जो अधिकारी जो इनमें काम कर रहे हैं अगर वो इन्वॉल्व है किसी भी तरह के भ्रष्टाचार
बार में, और दूसरा मीना जी एक रिक्वेस्ट और मेरी है सरकार से, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भी है, कांग्रेस के भी है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके जिले में कृपया ना लगाया जाए। जोधपुर वाला जोधपुर, उदयपुर वाला उदयपुर, अजमेर वाला अजमेर। इससे क्या होता है कि एक नेक्सस डेवलप होता है। कर्मचारी को यह डर रहना चाहिए कि जरा भी मेरी रिपोर्ट गड़बड़ हुई तो मुझे उदयपुर वाले को बाड़मेर और बाड़मेर को सीधा भरतपुर नजर आएगा, तब वो सही रहेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाबुओं का तो ट्रांसफर होता ही नहीं है, तो इसलिए वो डर के उनको कोई डर है ही नहीं। मिडिल कर्मचारी एक जिले में एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में। आरएएस अधिकारी एक जोन से निकलते नहीं। आईएएस अधिकारी बेचारे जरूर जाते हैं, मगर आईएएस अधिकारी भी घूम फिर के करीब करीब उसी जिलों के आसपास ही रहते हैं। तो ये जो चीज है मीना जी, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी। सुधांशु पंत को लेकर जो आपने बात कही है मीना जी, ये सही है कि सुधांशु पंत ने अब की बार सरकार को स्टार्ट करने में उनको गियर अप करने की कोशिश की है, मगर 100 दिन अभी बहुत शॉर्ट टाइम है, इसको अभी थोड़ा समय देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने जो उनको निर्देश दिए उसी के अनुरूप सुधांशु पंत काम कर रहे हैं। पहली बार आपने मीना जी देखा होगा कि विधायकों को भी डिजायर सुधांशु पंत के यहां लगानी पड़ी, सीएमओ से नहीं हुए, पहले सीएमओ से ट्रांसफर होते थे। इसीलिए तो रवि जी बोले हैं कि मुख्य सचिव और में बहुत, इसीलिए तो रवि कुमार जी और रवि जी नहीं बोल रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। रवि जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तो आपस में देख लेंगे कैसे सेटल करना है। मुख्य सचिव के ऊपर का हाथ है, कॉन्फिडेंस है, और मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस ये है कि भाई एक छोटे से मतलब साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है तो उनसे बड़ा कौन। तो ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है वो तो सेटल हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, व्यवस्था चलनी है तो होना ही पड़ेगा। तो चुनाव 4 के बाद पता चलेगा, लेकिन 4 तारीख खत्म होगी, नतीजे आएंगे, केंद्र की सरकार बनेगी, तब तक 6 महीने हो जाएंगे। और 5 साल जिस सरकार का समय होता है उसमें 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 6 महीने करोगे 4.5 महीने बाकी, तो आपको 6 महीने बाद बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। तो आपने ये प्रयास किया, आपने ये सुधार किया, आपने ये बैठक की, आपने ये डिसीजन लिया, लेकिन ग्राउंड पे पूरा किया। रवि जी, बात ये कि ये जितनी परेशानियां यहाँ पर डॉक्टर महेश अरोड़ा बता रहे, जगदीश जी बता रहे, राजीव तिवारी जी बता रहे, इन्होंने कई सरकारों को आते जाते हमसे ज्यादा देखा है। हर बार वही प्रॉब्लम, वही परेशानी, वही प्रोजेक्ट्स का डिले, वही शराब नीति, वही जो बॉर्डर्स के एरिया में जो लीकर का जितनी कालाबाजारी, मतलब वही सब कुछ पुराना। अब आज सरकार को ये कहना पड़ रहा है जो 50 साल पुरानी बात होनी चाहिए कि दरअसल सरकारी कर्मचारी मतलब सरकारी भवन में रहेगा। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात नहीं कर रहे मुख्य सचिव कुछ भी। सवाल ये रवि सिकदर जी कि आपने अपनी सरकार कि भाई परेशानियां कहाँ है जिनका समाधान सरकार चाहते हुए भी कर नहीं पाती। आज मुख्य सचिव यहाँ प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार आपके मुख्य सचिव ने प्रयास किए होंगे, राजीव तिवारी जी ने कहा, निरंजन आर्य ने भी कुछ प्रयास किए, कुछ प्रयास आपकी मैडम शर्मा ने भी किए, लेकिन हो नहीं पाए। तो हो क्यों नहीं पाते हैं? सवाल ये कि परेशानी कहाँ है, क्यों रह गया? हमें अनावश्यक बोझ से बचाओ, हमें स्टाफ दो, हमारा कुछ कल्याण करो, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। 2 साल पहले की चिट्ठी है जो आज मुख्य सचिव ने कहा है, कुछ नया नहीं है। 2 साल पहले मुख्य सचिव के यहाँ ये चिट्ठी आरटीडीसी की तरफ से ही भेजी गई थी कि भाई सरकारी कार्यक्रम हमारे दोनों में कराएं, कैटरिंग का काम सबसे कराएं, ताकि हमारा इतना रेवेन्यू सरकार को हम खुद कमा के दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सरकार को देना पड़ता है उनके। देखिए मीना जी, जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी की एक सोच है, या जिसको हम कह सकते हैं कि उनका एक विजन है, अगर वो विजन लेकर आ रहे हैं और उस विजन को अगर वो धरातल पर उतारते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, और उनके साथ विपक्ष भी पूरी नैतिकता के साथ खड़ा है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम देख लें, क्योंकि देखिए ये चीजें होना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे सामने 50 साल पुरानी वही समस्या है जो आज बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आज स्टेप लेना जरूरी था, और स्टेप लिया भी, लेकिन एक स्टेप लेकर वाही करवा कर
यहाँ तक इसको सीमित ना रखे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे सामने 3 महीने का कार्यकाल भी रहा है। देखिए कहीं ना कहीं आज जो चीज हो रही है, अभी एक चीज नई आई है कि जो हल्ला गुल्ला सरकारों की तरफ से हो रहा है इन 3 महीने में, वो शायद हल्ले गुल्ले पहले वाली सरकारों में कभी नहीं रहे कि हमने ये किया हमने वो किया। आज भी मेरे भाजपा के साथी बैठकर सिर्फ एक पेपर लीक की बात को करते हैं, सिर्फ एक पेपर लीक की रट्टी लेकर बैठे हुए कि हमने ये किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने के कार्यकाल में आपने टेंडर कितने दिए, आपने काम करने के लिए किया क्या? मैडम आपके लिए भले ही हो सकता है कि 3 महीने का समय बहुत कम समय होता है, लेकिन 3 महीने का समय बहुत बड़ा समय भी होता है करके दिखाने वालों के लिए। तो यहाँ पर टोटली कुछ कर नहीं पाए। और सुधांशु पंत जी की जो मानसिकता है वो सब अगर धरातल पर आती है तो ये बहुत अच्छा संदेश भी होगा और ये बहुत अच्छी बात भी होगी, इसको धरातल पर लाना भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ सुधांशु पंत जी जाकर निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि एसएमएस हॉस्पिटल में सचिन शर्मा के साथ जो हुआ उस पर आज तक क्या किया है? उसका कोई जवाब, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो सिर्फ बातें करना अफसरों के ये तो लिए आप रोजाना पूछिए, ये रोजाना पूछिए आप, रैली वही धरना ना प्रदर्शन पूछेंगे ये तो सही, बहुत सारे विपक्ष में तो सवाल तो हैं पूछेंगे जिनके मीना जी, विपक्ष में सवाल तो पूछेंगे, लेकिन आप बातें करने के लिए यहाँ नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी भी बातें कर रहे हैं, सुधांशु पंत, उसको काम कीजिए, उसको लागू कीजिए, विपक्ष उनके साथ खड़ा मिलेगा। जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि परेशानियां कहाँ हैं, सरकार में रहते हुए क्यों नहीं काम हो रहे हैं? आप अटल खडेलवाल जी को ये बात बता पाएंगे तो उनको काम करने में आसानी होगी। रवि जी, देखिए मुझसे पूर्व वरिष्ठ जनों ने सारी समस्याएं इनको बता दी है कि कहाँ पर किन कारणों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी समस्याएं जो काम नहीं करने देती। आज उन समस्याओं के निराकरण के लिए ही राजस्थान की जनता ने इनको चुना है। पूरी समस्याएं इनके पास है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें होती है, और इनको करके दिखा देना चाहिए था। 3 महीने में कुछ तो करके दिखाते। ये तो वही चीज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कानून बनाया, आपने एसआईटी गठन करके उस पर काम कर दिया। खुद का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, खुद का व्यक्तिगत ना विजन है, ना काम करने की मंशा है, और ना इनका काम करने पर किसी पे कंट्रोल है। और पूरी समस्या इनके सामने आ चुकी है। जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं ना, उन्होंने पूरा निष्कर्ष दे दिया। और मैं तो अटल जी से आग्रह करूंगा, राजस्थान की जनता की ओर से, विपक्ष की भूमिका की ओर से, कि जितने भी समस्याएं ये आई है इनका निराकरण करें, क्योंकि ये जो समस्याएं आज इन्होंने बताई है वो मैंने भी नोट की है। अगर ये समस्याएं क्लियर नहीं होती है तो सड़कों पर विपक्ष आपको दिखेगा, और अगर आपने इस पर काम किया तो विपक्ष आपके साथ से सम्मान आपका समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। जी राकेश जी, सवाल ये है कि देते हैं और उसका टारगेट बहुत सारे होते हैं। मुख्य सचिव के संदेश में एक तरफ टारगेट अफसर है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के संदेश में जनता है जिसे बताना है कि भाई हम आपके लिए यहाँ पर हैं और हम तमाम प्रयास कर रहे हैं अलग अलग फ्रंट पे। एक मुख्यमंत्री के संदेश में वो वेंडर्स हैं जिनके जिनके यहाँ पर जिसकी चर्चा रवि कुमार जी बार बार कर रहे हैं कि टेंडर कितने पास हुए, पुराने टीम को हटाना, नई टीम को लगाना है। तो ये जो संदेश की कोशिश है मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री भी अब चुनाव से फ्री हो जाते हैं। संदेश कितना, एक दिन 2 दिन 5 दिन के बाद संदेश जब काम करना शुरू करेगा तब तक टीम पूरी बदल जाएगी और फिर जो जगदीश जी और राजीव जी बता रहे हैं उसी ढर्रे पर वापस काम शुरू हो जाएगा। ऑडियो ऑन करिए राकेश जी। देखिए मीना, जी, हम भजन लाल जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनके साथ एक बेचारे हैं, सीधे हैं, ये तमगा उनको शुरुआत में आती लग गया क्योंकि वो जमीन से उठकर एकदम ऊपर पहुंच गए। एक उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मैं बड़ी हकीकत बात कर रहा हूँ, जगदीश जी मुस्कुरा रहे हैं, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो हमेशा मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हुए ये रहती है। इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है। आज जो ये बात हो रही है कि चीफ सेक्रेटरी आपका सत्ता चला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी दौरा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये भारी ऊपरी तौर से तो भले दिखता हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली से जो भेजा गया है वो खासतौर से इसी काम के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये बात सही है कि भजन लाल जी को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है सरकार चलाने का या ब्यूरोक्रेट से निपटने का। अब उनकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो
जो सहायता इनको केंद्र सरकार से मिली हुई है, चीफ सेक्रेटरी दिया हुआ है, वो इतना किसका फायदा उठाते हो कि आगे कितना बढ़ते हैं। अभी तो हम कहने की स्थिति यह नहीं है कि अभी चुनावों में ही सारा समय निकला है, ये चुनाव सारे संपन्न हो जाएं, इसके बाद इनको देखना पड़ेगा। हमने बहुत समय काल देखा है। अब तिवारी जी को, जगदीश जी को ध्यान होगा, सन 80 में जगन्नाथ पाड़िया मुख्यमंत्री बने, ये हालत हो गई, फाइलों के ढेर लग गए, एक 13 महीने रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंदिरा जी के समय में वहां से चीफ सेक्रेटरी भेजा गया, तो भी वो मामला निपटा नहीं। और हालत ये थी कि एमएलए को और इनको मिलने के लिए 8-8 घंटे 6-6 घंटे इंतजार देखना पड़ता था। ये हालत थी चीफ मिनिस्टर की, लेकिन उसको भी 1 साल से ऊपर का समय दिया, और जब ज्यादा स्थिति बिगड़ गई, उसके और भी राजनीतिक कारण थे, वो हमको भी पता है किस कारण से उनको हटना पड़ा। संजय गांधी के जाने के बाद जो है इस हटना पड़ा। लेकिन अगर सक्षमता है भजन लाल जी में, तो उनको कम से कम 1 साल का समय तो आपको देना ही पड़ेगा, जिससे उनको सारा पता लगेगा कि वो क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। 1 साल का समय तो इनको इनका शीर्ष नेतृत्व नहीं देगा है। अरे 1 साल का समय तो इनको इनका शीर्ष नेतृत्व नहीं देगा। देखिएगा आप तो अपने नेतृत्व की बात करो, बीजेपी नेतृत्व की बात हमारा करिए। नेतृत्व तो हमें मालूम है जैसा नेतृत्व है आपका, वशिष्ठ जी, हमें हमारे मालूम है। नेतृत्व की बात छोड़िए। यह राजस्थान में जो 5 साल भजनलाल जी को अगर ये, मैं तो खुद दुआ करता हूँ, दुआ कर रहा हूँ, मैं तो खुद दुआ करता हूँ कि इनको पूरे 5 साल मिले। बहुत आगे चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्य सचिव के सुधांशु पंत के प्रयास अच्छे, और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वो अपने अच्छे प्रयासों को कितनी रफ्तार दे पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से जनता के हित में होगा अगर वो रफ्तार दे पाते हैं। नहीं दे पाते हैं तो दोनों को बैठकर निश्चित रूप से रास्ता लाना पड़ेगा कि कैसे जितनी बातें अब आने वाले समय के लिए, जनता के हित के लिए जितनी रफ्तार से उन्हें बढ़ानी है, उन पर कैसे एक साथ चला जाए, ताकि विपक्ष को ये कहने का मौका भी नहीं मिले यहाँ पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अलग रास्ते पर। नैरेटिव को जितना जल्दी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों मिलकर बैठकर सुलझा लेंगे राजस्थान के हित में, उतना ही अच्छा है। आज मेरे साथ इतना ही।